हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है अपनी PT1 की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे, अपनी तैयारी डेली जो है बूस्ट कर रहे होंगे। बच्चों, आपकी तैयारी के बाद ही ये पेपर जो लाया गया है, ये पेपर जो है PM श्री केंद्र विद्यालय का पेपर है, पीरियोडिक टेस्ट से संबंधित है। आज का पेपर रहेगा क्लास 8 से संबंधित और सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। और इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे बताया गया है कि जो पेपर है, टाइमिंग रहेगी 1 और 30 मिनट्स, लगभग 1 घंटा 30 मिनट, और जो है मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40। कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, देख लेते हैं क्या कुछ है इंस्ट्रक्शन में। फर्स्ट है कि दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन A, B एंड C। A, B, C में ये डिवाइड है। सेक्शन A कहता है रीडिंग स्किल कंटेन्स 6 मार्क्स। जो हमारा रीडिंग स्किल है वो 6 नंबर से 6 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन B राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन रहेगा, वो रहेगा कंटेन्स 14 मार्क्स। एंड देन सेक्शन C लिटरेचर रहेगा, कंटेन्स 20 मार्क्स। दिस पेपर कंटेन्स 8 क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। कुछ बातें ये बताई गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व सेक्शन A, दैट इज रीडिंग स्किल, और जो मार्क्स कंटेन करता है 6। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, पहले हमें यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ना है, फिर जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करना है। ठीक है, लिखा है कि गैलेंट्री अवार्ड्स आर अ सिंबल ऑफ ऑनर्स। कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं वो सिंबल है ऑनर्स का, रेस्पेक्ट का और ग्रेटिट्यूड टूवर्ड दोज हु डिस्प्ले एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस फॉर द नेशन। कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं बच्चों, वो एक सिंबल है किसका, ऑनर का, सम्मान का। ठीक है, और ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कि किसी के प्रति आभार व्यक्त करना है, आदर का एक सिंबल है। किसके प्रति, जिन्होंने दिखाया है, क्या दिखाया, एक्ट ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का काम किया और सेक्रीफाइस कर दिया नेशन के लिए, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। In India, these awards are broadly classified into wartime gallantry awards and announced twice a year on Republic Day 26 January and Independence Day 15th August। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ये साल में 2 बार दिए जाते हैं, और वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में इनको जो है क्लासिफाइड किया गया है। एक साल में 2 बार दिए जाते हैं, रिपब्लिक डे पर, और जो है यहाँ लिखा है ट्वाइस अ ईयर, मतलब साल में 2 बार, रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर। अब यहाँ पर बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड कौन कौन से होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड में बताया गया द परमवीर चक्र इज द नेशंस हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी और सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। तो यहाँ ये बताया गया है परमवीर चक्र के बारे में कि ये जो है मिलिट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, और ये दिया जाता है कि जब कोई सोल्जर हमारा बहुत ही बड़ी बहादुरी का काम करे ना। कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी का मतलब होता है बहुत बड़ी ब्रेवरी, बहादुरी का, अपने प्राण भी त्याग दे ना, सेल्फ सेक्रीफाइस कर दे, मतलब अपनी जान की बाजी लगा दे और देश के लिए बलिदान तक दे दे, तो उसको द परमवीर चक्र दिया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा was the first recipient of this award in 1947। जो मेजर सोमनाथ शर्मा है वो क्या थे, फर्स्ट रेसिपिएंट थे, प्राप्त करता थे, जिनको ये अवार्ड मिला था इन 1947। द महावीर चक्र एंड द वीर चक्र फॉलो इन ऑर्डर ऑफ परसिडेंस ऑफ गैलेंट्री इन द बैटलफील्ड फॉर एक्ट ऑफ करेज ड्यूरिंग द पीस टाइम। फिर यहाँ बताया गया है परमवीर चक्र के और जो है वीर चक्र के बारे में, परमवीर नहीं, महावीर चक्र और वीर चक्र जो है ये भी 2 अवार्ड हैं ऐसे ही। ठीक है, जिनको युद्ध के मैदान में कोई बहुत ही साहसी काम किया है, ठीक है, उस उनके लिए ये काम दिया जाता है, महावीर चक्र और वीर चक्र। इंडिया कन्फर्स द अशोक चक्र, द नेशंस हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। और जो अशोक चक्र है वो शांति स्थापित करने के लिए जो है दिया जाता है, अशोक चक्र। दिस इज फॉलोड बाय द कीर्ति चक्र एंड द शौर्य चक्र। These awards are often given to soldiers, police officers and even civilians। यहाँ बताया गया कि जो कीर्ति चक्र है और शौर्य चक्र है
वो ऐसे अवार्ड हैं जो सोल्जर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, इवन सिविलियंस को दिया जाता है, हु डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल ब्रेवरी। अब सिविलियंस को कैसे मिलेगा? यदि किसी सिविलियन ने बहुत ही एक्सेप्शनल ब्रेवरी, बहुत असाधारण कोई बहादुरी का काम करके दिखाया है, तो सिविलियन को भी मिल जाता है। कौन सा अवार्ड? शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। द पर्पस ऑफ दीज अवार्ड इज नॉट ओनली टू ऑनर द ब्रेव बट ऑल्सो टू इंस्पायर फ्यूचर फ्यूचर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अब ये जो अवार्ड दिए जाते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स, ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो है सिर्फ जो बहादुर जवान हैं, हमारे देश के सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं या फिर पुलिस ऑफिसर हैं, उनको ऑनर करना ही नहीं है, बल्कि इंस्पायर भी करना है। किसको? कि भाई फ्यूचर में जो फ्यूचर के जो भी सोल्जर्स आएंगे वो भी ऐसी ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से फाइट कर सके। जनरेशन टू अपहोल्ड वैल्यू ऑफ करेज, ड्यूटी एंड सेक्रीफाइसेस। दे रिमाइंड सिटीजन्स ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ इंडिविजुअल हु पुट द नेशन अबव देमसेल्फ। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो ये गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने सैनिकों की बहादुरी के लिए उनको दे दिया, नहीं, ये दिखाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी वैसी ही वैल्यू ऑफ करेज रखे, अपनी ड्यूटी के प्रति जो है अकाउंटेबल रहे, और सेक्रीफाइस भी जो है बलिदान भी दे सके। इन सब चीजों के लिए ये दिए जाते हैं अवार्ड। साथ ही ये देश के सिटीजन्स को रिमाइंड कराता है कि इन लोगों ने, जो सोल्जर्स थे, पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया? देश को ऊपर रख के ना, पुट द नेशन अबव देमसेल्फ, अपने से ऊपर देश को रखा और कुछ असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। और जो है इसीलिए ये अवार्ड जो है दिए जाते हैं सोल्जर्स को या फिर पुलिस ऑफिसर्स को, इवन जो है सिविलियंस को भी दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिए गए हैं देखते हैं। यहाँ लिखा है कि द परमवीर चक्र इज अवॉर्डेड फॉर। परमवीर चक्र जो है वो किसको दिया जाता है? स्पोर्ट्स अचीवमेंट को। बिल्कुल गलत। एक्ट ऑफ ब्रेवरी ड्यूरिंग पीस टाइम। देखो, एक्ट ऑफ ब्रेवरी जो है ड्यूरिंग पीस टाइम, उसके लिए अवार्ड यहाँ दिया गया है। ये कहा गया है कि महावीर जो चक्र है और वीर चक्र है, ये दिए जाते हैं कब? एक्ट ऑफ ब्रेवरी ड्यूरिंग पीस टाइम। यहाँ लिखा है ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। तो इन जब कोई शत्रु, हमारा दुश्मन जो है हमारे सामने खड़ा है और उसके सामने हम कोई बहुत विशेष बहादुरी का काम करें, शत्रु को भी मार दें, और यदि शत्रु मर भी गया है, यदि शत्रु ने हमारे प्राण भी ले लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये अवार्ड दिया जाता है द परमवीर चक्र, जो कि मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन क्या है? गैलेंट्री अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ओनली वंस अ ईयर। बिल्कुल गलत। ये तो ट्वाइस अ ईयर दिए जाते हैं, साल में 2 बार। एक बार जो है ऑन रिपब्लिक डे और एक जो है इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, 26 जनवरी और जो है 15 अगस्त। ठीक है, तो 2 बार ये दिए जाते हैं। दे आर डिक्लेयर्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक। रीजन ठीक है बट असर्शन गलत है, तो हम लिखेंगे ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज अ फैक्ट एंड ओपिनियन। यहाँ पर 2 आपको स्टेटमेंट दी है, इनमें से हमें एक फैक्ट बताना है, एक ओपिनियन बताना है। गैलेंट्री अवार्ड्स इंस्पायर फ्यूचर जो जनरेशंस की, गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं फ्यूचर जनरेशन को। बिल्कुल सही बात है, ये ओपिनियन है, ओपिनियन है ये ना। ठीक, ये राय है, ओपिनियन मतलब राय। ठीक, कि भाई गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। द परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड इन द इंडिया। ये फैक्ट है। ठीक है, फैक्ट है ये, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है द वर्ड कॉन्स्पिक्यूअस इन द पैसेज मीन्स। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? हिडन, मतलब छिपा हुआ। गलत। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। किसी साधारण काम करने के लिए जो है इसके आगे एक वर्ड लिखा था कॉन्स्पिक्यूअस सैक्रिफाइस, या आई थिंक सैक्रिफाइस था, या फिर ब्रेवरी, कुछ ऐसा वर्ड था। ये रहा ब्रेवरी, है ना। तो बहुत ही बड़ा काम है सैक्रिफाइस। ठीक, और जब ब्रेवरी, तो यहाँ पर हो जाएगा नोटिसेबल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोटिसेबल। आगे बढ़ते हैं। वाई आर गैलेंट्री अवार्ड्स ऑल्सो गिवन टू सिविलियन। सिविलियंस को जो है क्यों दिए जाते हैं? टू इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ द अवार्ड। गलत।
टू ऑनर ब्रेवरी इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इवन आउटसाइड द बैटलफील्ड। ये ठीक है कि युद्ध के मैदान के बाहर यदि कोई व्यक्ति जो है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में बहादुरी का काम दिखाता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सिविलियंस को भी मिल जाते हैं। हम जैसे क्या करते हैं, एक सिचुएशन है, जैसे क्या है कि सपोज दैट कोई टेररिस्ट है ना, कोई जो टेररिस्ट है, आतंकी है, वो किसी बड़े सिटी में घुस गया है, ठीक है, और सिटी में घुस गया है, किसी सिविलियन ने उसको देख लिया है, ठीक है, सिविलियन ने उसको देख लिया है, और टेररिस्ट जो है बिल्कुल सिविलियन की पकड़ के पास में ही है, और सिविलियन को पता है कि यदि मैंने इसको जो है कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये मुझे मार भी सकता है। लेकिन सिविलियंस ने अपनी जान की जो है परवाह न करते हुए, नॉट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, तो उसने क्या किया, आतंकी पर टूट पड़ा, ठीक है, और जो है आतंकी को उसने मार गिराया, ठीक। और इसी जो है जो घटना हुई, इवेंट हुआ, उसमें उसकी जान भी चली गई, ठीक है, बट उसने टेररिस्ट को मार दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है गैलेंट्री अवार्ड्स जो है सिविलियंस को मिलते हैं, ठीक है, उनको अब सम्मान देने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर गैलेंट्री अवार्ड्स कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो उनको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्यों कहते हैं, ये बताना है। तो इसका आंसर तो बच्चों लास्ट लाइन में लिखा ही गया पैसेज की, ये है यहाँ पर आंसर इसका। एक बार हम इसको जो है इरेज कर देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इसलिए हैं क्योंकि क्या होता है, हम लिखेंगे कि गैलेंट्री अवार्ड्स जो है अवार्ड्स आर द source of inspiration because these awards मोटिवेट करते हैं, ठीक है, मोटिवेट्स फ्यूचर, यहां से लिखेंगे हम फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को मोटिवेट करते हैं क्या करने के लिए, टू अपहोल्ड वैल्यूज ऑफ करेज, ड्यूटी एंड सैक्रिफाइस, ठीक, कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपहोल्ड करे किसको, कि जो वैल्यू ऑफ करेज है, ठीक है, साहस की जो गुण है, साहस का गुण, अपने ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारी, और यदि देश के लिए सैक्रिफाइस करनी भी पड़े अपनी लाइफ तो उसमें भी वह सोल्जर या फ्यूचर जनरेशन पीछे नहीं हटे। इसीलिए जो है गैलेंट्री अवार्ड्स जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपने देश के नागरिकों को दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। बस ये थे बच्चों हमारे 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज, हमने इन सभी को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दिया गया सेक्शन बी राइटिंग स्किल। ओके, यहाँ लिखा है राइट एनी वन क्वेश्चन, ठीक है। क्या है कि राइट अ लेटर टू म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटेशन एंड गार्बेज कलेक्शन इन योर लोकेलिटी। आपको क्या करना है, अपने जो है शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर जो है उनको कंप्लेंट देनी है अबाउट द पुअर सैनिटेशन, कि आपके यहाँ पर जो सफाई नहीं होती है और जो है गार्बेज कलेक्ट करने वाले नहीं आते हैं, इन 100 to 120 वर्ड्स। यदि आपको ये नहीं लिखना है तो फिर आपको क्या लिखना है, राइट एन essay ऑन सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 120 to 150 वर्ड्स। हिंट दिए गए, मीनिंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, इंपॉर्टेंस इन स्टूडेंट लाइफ, बीइंग रिस्पॉन्सिबल एट होम एंड स्कूल, बेनिफिट ऑफ डिसिप्लिन, और लास्ट में हमने कंक्लूजन लिखना है। ये क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन 3। एक बार बच्चों हम इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट इनका आंसर हम जो है सोल्व करेंगे, इनको एक एक को देखेंगे क्या कुछ इनका बेस्ट आंसर हो सकता है। चलिए अब क्या है, यूर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन द 15th August. As the cultural secretary, draft a notice inviting students to participate in the patriotic songs, dance and speeches. तो आपने क्या करना है, एक नोटिस ड्राफ्ट करना है जिसमें आप बताएंगे कि आप 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में,
और आप जो है बच्चों को, अपने स्कूल के छात्र छात्राओं को पार्टिसिपेट करने के लिए एक नोटिस लिखिए जिसमें कुछ एक्टिविटी है, पैट्रियोटिक सॉन्ग, डांस एंड स्पीच के लिए वो आगे आएं और जो अपना नाम दर्ज कराएं। तो ये है बच्चों तीनों, इनको हम जो है एक सॉल्व करेंगे, देखेंगे इनका क्या क्या आंसर हो सकता है। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सोल्व ग्रामर पोर्शन, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सोल्व जो है क्वेश्चन नंबर 3 and 2। ग्रामर देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, डू एज डायरेक्टेड, बुके ऑफ रोजेस। बुके ऑफ रोजेस, ये बच्चों बुके जो होता है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के लिए हमेशा हम जब भी आता है कलेक्टिव नाउन तो वहां हम जो है फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन द बुके ऑफ सॉरी बुके ऑफ रोजेस स्मेल्स स्वीट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है अलोंग विद के साथ आती है तो वहां वाज आता है। क्या आएगा यहाँ पर? द टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स वाज गोइंग ऑन अ ट्रिप। नाउ एडवाइजरी बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट फ्रॉम 1st November onwards they dash wear to prescribed winter uniform while attending school। तो यहाँ पर हम लिखेंगे they ought to, they ought to। ठीक है, बहुत जरूरी है ना, फ्रॉम जो है 1st November क्या करना है, जो प्रिस्क्राइब्ड विंटर यूनिफॉर्म है वो पहननी होगी। ठीक है, यदि आप स्कूल अटेंड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है द स्कूल हैज अ स्टूडेंट। क्या होता है स्टूडेंट की? क्या होती है? काउंसिल। क्या होती है? काउंसिल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड वाला काउंसिल। ठीक है, COUNCIL। स्टूडेंट, स्कूल की जो है स्टूडेंट काउंसिल होती है जो क्या करती है? टू रिप्रेजेंट पीपल्स व्यूज, जो छात्र हैं उनके जो व्यूज हैं वो उनको क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। नाउ नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद विल, वुड और वुड हैव। इफ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह होता तो आई वुड, क्या आएगा? आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं जो ऑफर है मैं उसको स्वीकार कर लेता। तो यहाँ आ जाएगा वुड। चूज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ठीक है, फाइट टू द लास्ट मैन, होल्ड देयर ग्राउंड, शो करेज। यहाँ लिखा है डिस्पाइट हैवी सेलिंग द आर्मी डिसाइड, द आर्मी ने क्या किया? डिसाइड किया क्या करने का? होल्ड देयर ग्राउंड। ठीक है, आर्मी ने क्या किया कि वे होल्ड करेंगे जो है ग्राउंड को अगेंस्ट द अटैकर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा होल्ड द ग्राउंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन हमने ऊपर छोड़ दिए थे सेक्शन बी में, राइटिंग स्किल। अब हम इन तीनों क्वेश्चनों को देखते हैं, इनके राइट आंसर क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व, वी आर गोइंग टू राइट द लेटर, है ना। तो और वो लेटर किसको लिखना है? हमें लिखना है म्युनिसिपल कमिश्नर को। तो हम लिखेंगे ऊपर, ये हमारा सब्जेक्ट है कि द लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन के ऑफिसर हैं उनको, तो वो होते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। पहले हम एड्रेस लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमें एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो हम अपना सेक्टर लिखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ सेक्टर 17। ठीक है, ए, सेक्टर 17A। और जो है चंडीगढ़, डेट हम डालेंगे सपोज दैट आज की ही डेट हम डाल देते हैं 26। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जुलाई 26 और 2026। फिर हम लिखेंगे द म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, चंडीगढ़, डेट डालेंगे। उसके बाद क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि अर्जेंट कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर सैनिटेशन और जो है गार्बेज कलेक्शन इन द सेक्टर 17A। ठीक है, तो हम 17A के जो है एक सिटीजन है और बीइंग अ सिटीजन हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज करनी। तो हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर और मैम, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन about the poor sanitation and irregular garbage collection in our locality sector 17A। ठीक है, तो इन our locality जो सेक्टर 17A की लोकेलिटी है उसमें क्या है कि हमारे वेरी पुअर सैनिटेशन है और जो गार्बेज कलेक्शन का जो ट्रक आता है वो इरेगुलर आता है। इरेगुलर इट मीन्स कि वो कभी आता है तो कभी नहीं आता है। फॉर द पास्ट 2 weeks द गार्बेज ट्रक हैज नॉट बीन कमिंग रेगुलरली टू कलेक्ट वेस्ट, बिग पाइल्स ऑफ गार्बेज आर लेइंग ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर। यहाँ इसका मतलब क्या है? बिग पाइल्स ऑफ मतलब कूड़े के ढेर हो गए हैं। ठीक है, गली के कॉर्नर में जो है पड़े रहते हैं। एंड द स्मेल इज टेरिबल, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर एवरीवेयर, ड्यूरिंग रेन द सिचुएशन गेट्स वर्स, mosquitoes and breeding which can cause disease like malaria and dengue
अमंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल। तो ये बताना है कि जो सिचुएशन हमारे सेक्टर में बनी हुई है, गली के कॉर्नर पर जो कूड़ा कचरा फैला है, उससे क्या है कि बरसात के टाइम पर वो इधर-उधर फैल जाता है और जो है जिससे क्या होता है, मॉस्किटोज़, मच्छर, मक्खी जो है इधर-उधर भिन-भिनाती रहती हैं और ड्यूरिंग रेनी सीजन तो क्या हो जाता है, मॉस्किटो की वजह से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी भी जो है हो सकती हैं लोगों को, ठीक है? वी हैव कंप्लेंट टू द लोकल वर्कर्स बट नो एक्शन वाज़ टेकन। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ अरेंज रेगुलर गार्बेज कलेक्शन एंड क्लीनिंग इन आवर एरिया एज़ सून एज़ पॉसिबल। फिर हम लिखेंगे लास्ट में थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली रोहन एंड रोहिणी। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ रोहन लिखा है। या फिर if you are a girl student then you can write your name, either your name or any name as per your choice। फिर जो जहाँ के भी आप रेजिडेंट निवासी हैं आप वो लिखेंगे, देन आप अपने शहर का नाम लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, यदि आप लेटर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस एक्शंस एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल। कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद पर ही क्या करना है, अनुशासन करना है। इसका मतलब ये होता है कि आप खुद के जो काम है उनको जो है कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एक्शंस और इमोशन, और अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करते हैं। इट गोज हैंड्स इन हैंड्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मीन्स टेकिंग ऑनरशिप ऑफ आवर ड्यूटीज। टुगेदर दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ। यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं और अपने हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ये दोनों मिलकर जब क्या करते हैं कि आपके जो है जीवन में सफलता की फाउंडेशन नींव रखते हैं। फॉर स्टूडेंट्स सेल्फ डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, मेंटेनिंग स्टडी रूटीन एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, बीइंग रिस्पॉन्सिबल एट होम बाय हेल्पिंग पेरेंट्स विद डेली कोर्स एट द स्कूल, जो है completing assignments on time and following rules, building strong character and earn trust। तो ये जरूरी है। स्कूल में आप सेल्फ डिसिप्लिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, अपनी जो है असाइनमेंट है उसको पूरा करेंगे, स्कूल के रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको टाइम पर सबमिट कीजिए, और क्या करिए कि स्कूल में रहते हुए आप जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए, और टीचर्स का जो ट्रस्ट है उसको आपने अर्न करना है। इन कंक्लूजन सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीड टू कॉन्फिडेंस, academic success and personal growth। Practicing these virtues daily helps students grow into reliable, mature individual who are prepared to handle life's challenges। यहाँ यही बताया गया कि जब कोई भी छात्र है या कोई गर्ल है, बॉय है, यदि वो सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी को निभाता है, तो वो लीड करता है टू कॉन्फिडेंस। उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एकेडमिक सक्सेस मिलती है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है। यदि कोई व्यक्ति या छात्र है, छात्रा है, स्टूडेंट है, यदि वो सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हैंड्स में लेता है तो उससे क्या होता है कि अ, उस छात्र की जो डेली रूटीन है उसमें उसको हेल्प मिलती है, और जो है ग्रो करता है उसका रेलिएबल, और मैच्योरिटी उसके अंदर आती है, ठीक है, इंडिविजुअल रूप से मैच्योर होता है। और क्या होता है जब ये सब चीजें उसमें आती हैं तो वह जो है फॉर फ्यूचर जो चैलेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में उनके लिए वह प्रिपेयर होता है। ऐसी सिचुएशंस जो उसके जीवन में आने वाली हैं फ्यूचर में, उनको हैंडल करने के लिए जो है प्रिपेयर हो जाता है। तो दैट इज वाई सेल्फ डिसिप्लिन जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट। सो बच्चों ये हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम देखते हैं एक जो है नोटिस क्या दिया गया नोटिस। तो नोटिस में हम लिखेंगे कि सबसे पहले आपने एक बॉक्स ड्रॉ करना, ऊपर नोटिस लिखेंगे, फिर अपने स्कूल का नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, देन आफ्टर डेट एंड वट एवर इज योर टॉपिक you have to mention after the date, Independence Day celebration 2026। This is to inform all students that our school will be celebrating the 80th Independence Day on 15th August 2026 in the school auditorium from 9 a.m. onwards. Now, to mark this patriotic occasion, a cultural program featuring patriotic songs, group dances and speeches is being organized। It means कि ये जो देशभक्ति का जो ये सेलिब्रेशन है इंडिपेंडेंस डे का, इस दिन क्या होगा कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिनमें रहेगा पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति के गीत, ग्रुप डांस रहेगा, और यदि कोई स्पीच देना चाहता है तो वो भी ये सब चीजें ऑर्गेनाइज की जाएंगी।
Students interested in participating are requested to give their names to their respective class teachers by 2nd August 2026। जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेशन करने में उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने नाम दे दें टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर अपने क्लास टीचर को किस डेट तक 2nd अगस्त तक। अब ऑडिशंस फॉर द ऑल परफॉर्मेंसेस विल take place in the school auditorium on 4th August 2026 during the CLA period। यहाँ बताया गया है कि जो ऑडिशन होगा क्योंकि सभी बच्चे जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनका ऑडिशन होगा, जो बेस्ट होंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस जो चेक की जाएगी वो होगी कहां पर, स्कूल ऑडिटोरियम में 4th अगस्त को ड्यूरिंग सीएलए पीरियड। द फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन हर्षित और हर्षिता सीएलए कैप्टन। तो यहाँ पर आप ये इस तरीके से एक जो है सुंदर सा नोटिस आप लिख सकते हैं। चलिए ये होगी हमारे राइटिंग वर्क। अब हम देखते हैं कि लिटरेचर में क्या कुछ पूछा गया है। अब है सेक्शन सी। सेक्शन सी में है लिटरेचर पार्ट 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ दिया गया है कि भाई जो एक्सट्रैक्ट है पोएम का एक पार्ट है उसको हमने ध्यान से पढ़ना, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके हमने आंसर लिखने। ओके नाउ क्या दिया गया एक्सट्रैक्ट में, यहाँ लिखा है माई नेक्स्ट डोर नेबर्स मिसिज जॉन्स has got a garden full of stones, a crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond a sundial with a strange device, which Mrs. Jones thinks rather nice। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है मिसिज जॉन्स के जो गार्डन है उसके बारे में। ठीक है, मिसिज जॉन के गार्डन से हम उसके बारे में ये भी बता सकते हैं कि भाई वह उसका जो गार्डनिंग के बारे में टेस्ट है वो कैसा है। ठीक, तो जैसे यहाँ लिखा है कि जो मेरे घर के नेक्स्ट पे जो मिसिज जोन्स है उसका घर में एक गार्डन है। गार्डन में क्या है कि हैज गोट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन, उसका जो गार्डन है उसमें बहुत सारे पत्थर हैं और एक क्रेजी सा पाथ है और इसके बाद जो है एक पौंड है जिसमें लिली फ्लावर्स खिले हुए हैं। रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड उससे आगे क्या बताया गया कि एक सन डायल है विद स्ट्रेंज डिवाइस। एक जो है सन डायल मतलब धूप से चलने वाली घड़ी है। और चलिए इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, व्हाट अनयूजुअल ऑब्जेक्ट इज फाउंड इन मिसिज जॉन्स गार्डन। तो यहाँ पर कहा है कि जो मिसिज जॉन है उसके गार्डन में क्या अनयूजुअल ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस जो गार्डन में जो अनयूजुअल जो ऑब्जेक्ट है दैट इज सन डायल, है ना। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि द अनयूजुअल ऑब्जेक्ट इन द मिसिज जॉन्स गार्डन इज अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर द अनयूजुअल ऑब्जेक्ट इन मिसिज जॉन्स गार्डन। मिसिज जॉन के गार्डन में क्या था अनयूजुअल ऑब्जेक्ट, इज अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। ठीक है, स्ट्रेंज डिवाइस थी जो कि धूप से चलने वाली घड़ी थी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द मिसेज जॉन्स taste in gardening from the description of her garden being the full of stones। full of stones जैसे देखिए यहाँ बताया गया कि भाई जो मिसिज जॉन्स है उसके गार्डन में क्या क्या चीजें हैं, कि उसका जो गार्डन है फुल ऑफ स्टोन्स है और क्रेजी पाथ है और जो है लिली पाउंड है। ठीक है, तो फुल ऑफ स्टोन से हम ये कह सकते हैं कि भाई अक्सर जो है बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि गार्डन में पत्थरों का ढेर नहीं होता है, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन चॉइस, है ना। अब मिसिज जॉन्स की ये चॉइस थी या फिर वो एक अनकन्वेंशनल टाइप की शायद पोइट रह सकती है या हो सकती है, दैट इज वाई जो है उसने क्या किया है अपने बगीचे में स्टोन्स रख रखे हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे इसके आंसर में कि द डिस्क्रिप्शन of her garden indicates इंडिकेट करता है क्या, शी हैज
an unconventional taste in gardening. So this is the right answer. You can write the answer like this कि उनका जो बारे में हम यही कह सकते हैं कि हो सकता है गार्डनिंग के बारे में उनका अनकन्वेंशनल टेस्ट रहा हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। टोन के बारे में हम यही कहेंगे सैड एंड सीरियस, एंग्री एंड क्रिटिकल, फियरफुल। नहीं, ये सब तीनों नेगेटिव सेंस में हो गए हैं, तो हम कहेंगे कि ह्यूमरस एंड प्लेफुल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। हाँ, ये हम लिखेंगे। देखो यहाँ लिखा है, हमें पता भी है बच्चों की राइमिंग जो स्कीम है उसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसका लास्ट वर्ड देखना। जैसे जोन्स और स्टोन्स, ये दोनों मैच हो रहे हैं। जोन्स को हम लेटर ए से डिनोट कर लेते हैं, और यदि फर्स्ट लेटर जो वर्ड है उसकी साउंड जो है सेकंड से मैच होगी तो उसको भी हम ए कर लेंगे। जैसे जोन्स स्टोन्स, तो हम यहाँ पर भी ए लिखेंगे। अब हम थर्ड जो है सेंटेंस लाइन देखते हैं पोएम की। द क्रेजी पाथ, लिली पॉन्ड, पॉन्ड एंड बियॉन्ड, इनकी साउंड जो है सेम है, तो हम पॉन्ड को जो है बी से डिनोट करेंगे और इसको भी बी से डिनोट करेंगे। तो ये जो राइम स्कीम बन गई ए बी, तो हम इसके सामने लिखेंगे जो राइमिंग स्कीम है इसमें, तो वो हो जाएगी हमारी ए बी। मुझे ऐसा लगता है बच्चों की ये जो पोएम है हमारी पूरी की पूरी पोएम में जो है राइमिंग स्कीम लगभग यही रहेगी ए बी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, किंग कह रहा है यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ओबीवियस आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। आई इनवाइट यू टू बिकम माई एडवाइजर, योर विजडम शैल गाइड माई डिसीजन एंड ब्रिंग ग्लोरी टू माई किंगडम। ठीक है, ये बच्चों हमारा जो चैप्टर 3 है उसमें से उस पर बेस्ड है। सेम टू सेम ऐसा ही आपने बच्चों को चैप्टर जो है क्लास 7th में भी पढ़ा था, तीन बुद्धिमान। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही कुछ जो है तीन लोग होते हैं, बट हमारी 8th की क्लास में यहाँ पर चार लोगों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो किंग कह रहा है कि आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया, आपने जो बताया कैमल के बारे में, दैट इज ट्रू, और जो डेमोन्स्ट्रेशन किया वो रिमार्केबल है। मैं आपकी इंटेलिजेंस से और जो एबिलिटी टू सी, कि जो आप बियॉन्ड द ओबिवियस देखते हो, घटना से परे, कल्पना से परे जाकर सोचते हो, वो रिमार्केबल है, और मैं तुम्हें जो है अपना एडवाइजर जो है बनने के लिए जो है इनवाइट करता हूँ, क्योंकि आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो क्या कर सकती है, मैं मुझे डिसीजन लेने में गाइड कर सकती है, और मेरे किंगडम के लिए ब्रिंग गैलोरी है ना, और मेरे किंगडम में गैलोरी और बढ़ा सकती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द किंग ऑफर्ड द फोर मैन द पोजीशन ऑफ सोल्जर्स, मिनिस्टर्स, मर्चेंट्स एंड एडवाइजर्स। तो ऊपर हमने देखा कि वो क्या कह रहा राजा, कि इनवाइट कर रहा है कि आप मेरे एडवाइजर बन जाओ, तो हम लिखेंगे एडवाइजर। वाई डिड द किंग इनवाइट द फोर मैन टू ज्वाइन हिज कोर्ट। आप देखो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई राजा ने जो है इन चारों लोगों को अपने कोर्ट में जो है एडवाइजर बनने के लिए क्यों जो है इनवाइट किया। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो चाहता था, पहली तो बात यह कि क्योंकि वो क्या हो गया, अ, उनसे इम्प्रेस्ड हुआ, है ना। उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया वो रिमार्केबल था, और कहीं न कहीं राजा जो था उनकी इंटेलिजेंस पावर से और उनके कीन ऑब्जर्वेशन, है ना, शार्प ऑब्जर्वेशन से कहीं न कहीं प्रभावित था। ठीक है? तो दैट इज़ व्हाई राजा ने उनको कहा कि भई आप जो है मेरे लिए मेरे एडवाइज़र बनकर रह सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे बिकॉज़ बिकॉज़ हैव दे दे हैव नहीं, दे डेमोन्स्ट्रेटेड demonstrated remarkable intelligence and the ability to see beyond the obvious. That is why the king invited
the four men to join his court. What quality of the king is revealed through this extract? कि जो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है इससे राजा की कौन सी जो क्वालिटीज है उनके बारे में पता चलता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो है राजा हो सकता है कि रियल टैलेंट जो है उसको अप्रिशिएट करता है, ट्रू टैलेंट को। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि द किंग इज appreciative of true talent। ठीक है, जो राजा जो है वो अच्छे टैलेंट को, सही टैलेंट को अप्रिशिएट करता है और पता चलता है राजा के बारे में कि राजा जो है ओपन माइंडेड है। ठीक है, राजा ओपन माइंडेड है। ठीक, तो ये हम दो बातें यहाँ पर लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है? अब नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आंसर। हमने क्या करना है, यहाँ लिखा है आंसर एनी फोर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, 8 मार्क्स के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज डिड द किंग नोटिस इन द फोर यंग मैन। अब ऊपर ही बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में तो हम बता ही सकते हैं कि जो वो 4 लोग थे तो वो बड़े चीजों को ध्यान से देखते थे, कीन ऑब्जर्वर थे। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि वो किसी भी चीज के बारे में वैसे ही बता देते थे, नहीं, पहले चीजों को ध्यान से देखते थे, फिर जो है उस पर जो है सही डिसीजन लेते थे। ठीक है, तो इन कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं उन लोगों के बारे में, तो वो हमने यहाँ बतानी है। इन सभी के आंसर बच्चों हम एक ही बार में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। व्हाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसीडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेव राय रेन, है ना, कि कृष्णदेव राय के कार्यकाल में जो है विजयनगर एम्पायर जो है को जो है स्वर्ण काल या स्वर्ण युग का नाम क्यों दिया गया? What strategy did Tenali use to make the king realize his mistake? Why was the king upset with Queen Thirum Lambal? ठीक है, थिरुम लंबल, एंड हाउ डिड इट अफेक्ट द पैलेस एटमॉस्फेयर? आपको पता ही है कि राजा जो है और रानी के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था और राजा जो है अपसेट हो गया था, और इससे क्या हुआ था कि जो पूरा पैलेस था, महल था, उसका एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज हो गया था। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर बताना है। डिस्कस द मोरल ऑफ द चैप्टर द विट दैट वन हर्ट्स। ठीक है, तो इसके बारे में बताना कि इसका क्या मोरल है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चनों के आंसर बच्चों हम एक ही बार देख लेते हैं, क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं। तो अब हम जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, सीधा हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कि राजा ने जो नोटिस किया था वो था कि द किंग नोटिस देयर शार्प ऑब्जर्वेशनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, intelligence, their honesty, and their capacity to look deep into a situation rather than just accepting surface level facts। कि सिर्फ फैक्ट्स पर वो जो है ध्यान नहीं देते थे चारों भाई, बल्कि वे क्या थे, वो कीन, उनकी शार्प और ऑब्जर्वेशनल स्किल थी, वो चीजों को बहुत ही बारीकी से समझते थे, और उनके पास किसी चीज के बारे में सोचने के लिए जो लॉजिकल रीजनिंग थी, इंटेलिजेंट थे, वो बहुत ही, उनकी इंटेलिजेंस पावर बहुत मजबूत थी, ऑनेस्ट थे, और वे किसी भी सिचुएशन में बहुत डीप तक जो है सोचते थे, उसके बारे में समझने की कोशिश करते थे। दैट इज वाई जो है वो चारों लोग जो है राजा उनको जो है एडवाइजर बनने की सलाह भी देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पायर के बारे में पूछा है कि जो विजयनगर एम्पायर है वो गोल्डन एरा था किसके काल में? कृष्णदेव राय के काल में। तो आंसर में हम लिखेंगे द विजयनगर एम्पायर वाज कंसिडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा बिकॉज अंडर कृष्णदेव राय आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्ट फ्लरिश्ड। इट मीन्स कि जो कृष्णदेव राय का जो टाइम था, समय था, उसमें क्या हुआ है कि जो आर्ट है, लिटरेचर है, और जो आर्किटेक्चर का जो काम था वो फ्लरिस्ट हुआ है। फ्लरिस्ट का मतलब होता है कि उसका बहुत ज्यादा विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। दैट इज वाई जो है कृष्णदेव राय के टाइम को क्या कहा जाता है? गोल्डन एरा कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट स्ट्रेटेजी डिड तेनाली यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक? सो आंसर होगा तेनाली रामा यूज्ड अ क्लेवर approach and brought a
plateful of paddy seeds and said, if these paddy seeds are, the yield will be 3 times greater than the current result. ठीक है, तो ये उन्होंने स्ट्रेटजी यूज की थी। ठीक है, वाई वॉज द किंग अपसेट विद क्वीन, हाउ डिड इट अफेक्ट द पैलेस एटमोस्फेयर, राजा जो है अपनी रानी से क्यों गुस्सा हो गए थे, उदास क्यों थे अपनी रानी से, और इससे क्या हुआ, पैलेस का माहौल जो है कैसे प्रभावित हुआ। तो हम लिखेंगे द किंग वॉज अपसेट ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट वेंट अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कि जो राजा था उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और जो है जो उसने सोचा था, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, उसके अगेंस्ट जो है बात चली गई रानी की। ठीक है, रानी के बारे में उसका कुछ और विचार था, लेकिन रानी जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उसने बिहेवियर नहीं किया, तो दैट इज वाई राजा जो है अपसेट हो गया। दिस टेंशन मेड द पैलेस एटमोस्फेयर टेंस, सैड एंड साइलेंट एज एवरीवन फियर्ड डिसप्लेसिंग द किंग। तो दिस वन वाज द एटमोस्फेयर ऑफ द पैलेस। ठीक है, टेंस माहौल था, सभी दुखी थे और चुप थे सब। डिस्कस द मोरल ऑफ द चैप्टर। ओके, द मोरल ऑफ द chapter is that the intelligence, quick wit, and gentle humor can solve the most difficult conflict and win over angry or stubborn hearts far more effectively than argument और force। यहाँ कहा है कि जो चैप्टर का जो मोरल है वो यही है कि आप जो है अपनी बुद्धिमत्ता से, है ना, बुद्धिमत्ता से, क्विक विट से और जेंटल ह्यूमर से, है ना, आपका जो बिहेवियर है ना, ह्यूमर है, वो जेंटल होगा और जो है आप बुद्धिमान होंगे, तो आप जो है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से, डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं और आप जीत हासिल कर सकते हैं किस पर, ओवर एंग्री एंड स्टबर्न हार्ट्स, गुस्से पर, है ना, और बिना कुछ किए आप आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट और फोर्स का प्रयोग किए बिना भी आप जो है किसी भी सिचुएशन से पार कर सकते हैं। दिस वन वाज द मोरल ऑफ द चैप्टर। नाउ लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन का क्या लिखा गया है कि दैट व्हाट क्वालिटी ऑफ अ वाइज पर्सन आर हाईलाइटेड इन विजडम पेव्स द वे। मतलब कि विजडम पेव्स द वे का मतलब होता है कि समझदारी समझदारी या बुद्धिमानी ही सही रास्ता दिखाती है। ठीक है, कौन कौन सी क्वालिटी थी जो है वाइज पर्सन, हाउ कैन दीज क्वालिटीज help us in real life, why does the lesson emphasize wisdom as the better path, justify the title। तो हम लिखेंगे wisdom paves the way, highlights crucial traits of a wise person। है ना, वही है बच्चों, चारों लोगों के बारे में बताया गया कि चारों लोग कैसे थे, है ना, वाइज, वो बुद्धिमान तो थे ही, उसके साथ साथ शार्प फोकस, चीजों के बारे में डीप ऑब्जर्वेशन, इमोशनल कंट्रोल, जो इमोशंस पर कंट्रोल करते थे, और उनकी जो थिंकिंग थी वो थी एनालिटिक थिंकिंग। इन रियल लाइफ दीज क्वालिटीज प्रिवेंट अस फ्रॉम मेकिंग हेस्टी डिसीजन। है ना, हेस्टी डिसीजन मतलब होता है कि जल्दबाजी में लिए गए जो निर्णय है उनको बोलते हैं हेस्टी डिसीजन। ठीक, यदि हम किन्हीं चीजों के बारे में बहुत गहन अध्ययन करेंगे, शार्प फोकस करेंगे, डीप ऑब्जर्वेशन से हम काम लेंगे किसी भी सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो हम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो help us solve complex personal or professional problems and guide us to treat others with empathy। The lesson emphasizes wisdom over brute strength and wealth, brute strength or wealth, because material power can fade, but a wise mind can find a solution in any crisis। The title is perfectly justified through the characters who use their intellect to navigate dangers and secure honorable position in the court, proving that strategic thinking clears a smooth path to success। Got it? So this one is the correct answer। देखो क्या था कि वो जो चारों लोग थे, है ना, चारों भाई भाई थे, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो उन्होंने क्या किया कि वे क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ में, चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं ना, कीन ऑब्जर्वर हैं वो। ठीक है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत ही शार्प है, और वही शार्प पावर क्या है कि वो उनके लिए बहुत ही हम कहेंगे कि वैल्यूएबल सोर्स है उनके लिए, है ना, वैल्यूएबल सोर्स है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो उनके फादर थे वो क्या कहते हैं, उनको समझाते हैं कि धन जो है हम कह सकते हैं मनी, और या फिर हम कह सकते हैं कि भाई पावर,
है ना? शक्ति और धन जो है वो क्या है कि रियल जो है ये फेड हो सकते हैं। धन भी कम हो सकता है और शारीरिक जो बल है वो भी फेड हो सकता है। बट यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, चीजों को बहुत बारीकी से समझता है, तो वो किसी भी क्राइसिस को में जो है प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। तो इन चारों भाइयों ने क्या किया था कि अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके वो किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर आ सकते थे, ठीक है? और एक जो है ऑनरेबल पोजीशन उन्होंने कोर्ट में सिक्योर की और प्रूव किया कि जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो क्या कर सकती है, सफलता का जो पाथ है उसको उस पर हमें क्या करेगी, क्लियर्स अ स्मूथ पाथ टू सक्सेस। वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग साफ करेगी रास्ता हमारा, जिससे कि हम सफलता को प्राप्त कर सके, ठीक है? नाउ नेक्स्ट ऐसे ही एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर और करके दिया गया है। लिखा है कि ऑर्डिनरी पीपल बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रू करेज एंड डिटर्मिनेशन, डिस्कस विद द रेफरेंस टू अ टेल ऑफ वेलवर। आंसर देना है हमने, तो हम लिखेंगे, देखिए ऑर्डिनरी पीपल कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। तो हम लिखेंगे ऑर्डिनरी इंडिविजुअल फेस द एग्जैक्ट सेम फियर्स एंड लिमिटेशन एज एनीवन एल्स। जो कोई भी व्यक्ति है जो ऑर्डिनरी है उस पर फेस पर क्या होता है, फियर होता है और लिमिटेशन होती है। हालांकि हाउएवर व्हेन अ क्राइसिस डिमांड्स एक्शन, देयर इनर करेज एंड अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन push them to perform act of immense bravery by refusing to back down against overwhelming odds and staying determined to perfect others. These everyday people achieve historic feats. Their extraordinary status come entirely from their willingness to sacrifice personal safety for the higher duty. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्डिनरी है व्यक्ति, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब बन सकता है, जब क्या होता है, कोई क्राइसिस आती है ना, व्हेन अ क्राइसिस डिमांड एक्शन, कोई ऐसी क्राइसिस आई, मुसीबत आई जिसमें कोई महान काम करने की हमें जरूरत है, तो अंदर से क्या होता है, करेज निकल के हमारा साहस जो है क्या करता है, देयर इन इनर करेज एंड अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन उसको पुश करता है कि वह परफॉर्म करे इमेंस एक्ट ऑफ इमेंस ब्रेवरी। अब क्या परफॉर्म करे, बड़ी ही बहादुरी के साथ, है ना, बड़ी ही बहादुरी के साथ वह काम करे और जो है क्या करे कि रिफ्यूज कर दे, टू बैक डाउन, है ना। बैक डाउन मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जैसे कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम वहां पर हार मान लेते हैं, बट जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो हमें किसी भी सिचुएशन में, क्राइसिस में हमें अपने आप को पीछे नहीं ले जाना है, बल्कि हमें आगे की तरफ पुश करना है। हम कोई बड़ा ही बहादुरी वाला काम करके दिखाएंगे तो हम भी वहां पर ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाएंगे। देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटस कम्स एंटायरली फ्रॉम देयर विलिंगनेस, है ना, टू सेक्रीफाइस पर्सनल सेफ्टी। और ये कब होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का एक स्टेप यहाँ दिया गया है कि जब हम अपनी विलिंगनेस को, अपनी इच्छाओं को छोड़कर क्या करें, हम पर्सनल सेफ्टी का त्याग करके, बल्कि हम दूसरों की क्या करेंगे, दूसरों को की इच्छाओं का ध्यान रखेंगे और अपनी ड्यूटी पर जो है बने रहेंगे, है ना। पर्सनल सेफ्टी को छोड़कर, पर्सनल सेफ्टी को सैक्रिफाइस करके हम क्या करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के लिए हम काम करेंगे, तो हम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन सकते हैं। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट क्लास 8 PT1 2026-27 क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आप सभी को यह क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा। So this is all about this paper. If you have gone through the video, please like the video, share with your friends as much as possible. Also subscribe to Education First official YouTube channel. Now we will meet in the next video. Till then, take care and bye bye.